हर सफ़र की एक वजह होती है, लेकिन कुछ सफ़र मंजिलों के लिए नहीं, रास्तों के लिए बने होते हैं। सुबह की हल्की धूप थी और शिमला पीछे छूट रहा था, और मैं हिमाचल के उन रास्तों पर जा रहा था जहां गूगल मैप्स से ज़्यादा कहानियां मिलती हैं। रास्ते बदलते गए, मौसम बदलता गया, और मेरे अंदर भी कुछ बदल रहा था। शहर की आवाज़ धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और पहाड़ों की खामोशी दिल के अंदर उतर रही थी। HRTC की वो पुरानी बस सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, उसके अंदर बैठे हर इंसान के पास अपनी एक अलग कहानी थी। किसी को घर जाना था, किसी को काम, और मैं बस एक कहानी ढूंढने निकला था। पहाड़ों के रास्ते सीधे नहीं होते, बिल्कुल जिंदगी की तरह। हर मोड़ पर या तो डर मिलता है या एक नया नजारा। ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। कहते हैं पहाड़ कभी अपना रास्ता आसानी से नहीं देते, इसलिए यहाँ हर मोड़, हर पत्थर के पीछे इंसान की जिद छुपी हुई है। एक तरफ गरजती सतलज, दूसरी तरफ हजारों टन के पहाड़, और उनके बीच हम। सफर अब खत्म हो रहा था। खिड़की के उस पार बर्फ से ढके वो पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान जमीन को छू रहा हो। आखिर मैं पहुंच ही गया रिकोंगपिओ, शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत बस स्टैंड्स में से, और यहीं से शुरू होता है दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानी का रास्ता। हिमालय के बीच एक जगह ऐसी भी है जो किसी परी की कहानी जैसी लगती है, और उस कहानी का नाम है कल्पा। कल्पा की कहानी पहाड़ों से नहीं शुरू होती, ये शुरू होती है महादेव के चरणों से। यहाँ हर लकड़ी पर एक कला है, और हर दीवार पर एक कहानी। बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे सदियों से जिंदगी ऐसे ही चल रही है। न किसी को जल्दी है, न किसी को कहीं पहुंचना है, जैसे वक्त ने भी यहाँ आकर रुकना सीख लिया हो। कल्पा की इन छोटी सी गलियों में मुझे चलते हुए एहसास हुआ कि कुछ जगहें समय के साथ नहीं बदलती, वो बस अपनी कहानियां संभाल कर रखती हैं। पुरानी लकड़ी की दुकानें, पत्थर की दीवारें, और एक लाल सा पोस्ट बॉक्स जो आज भी किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी दूर विशिंग व्हील हवा के साथ घूम रहे थे, और अजनबी लोगों की वो अपनी सी मुस्कान। उस पल लगा कल्पा की सबसे खूबसूरत चीज ना ये पहाड़ है, ना ये नजारे, बल्कि यहाँ के लोग हैं जो इस जगह को सिर्फ एक गांव नहीं
एक जिंदा कहानी बना देते हैं। कल्पा की इन खामोश गलियों में चलते चलते मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले मोड़ पर मैं इस गांव के सबसे खूबसूरत राज से मिलने वाला हूँ। और वो राज पहाड़ों के बीच खड़ा था। नारायण नागिनी मंदिर। लकड़ी पर उकेरी गई हर तस्वीर जैसे सदियों पुरानी किसी कहानी का एक पन्ना हो। कहते हैं कभी इस घाटी की रक्षा नागिनी देवी करती थी, फिर भगवान नारायण आए और तब से नारायण नागिनी मंदिर कल्पा की आस्था और पहचान बन गया। मंदिर में खड़ा पहाड़ों को देख रहा था। चलते चलते तभी मेरी मुलाकात वहां की एक लोकल आंटी से हुई और उनकी आंखों में मैंने वो कल्पा देखा जो किसी मैप पर नहीं मिलता, सिर्फ कहानियों में जिंदा रहता है। कल्पा थी। उसकी बाद जब सरकार आई कांग्रेस की, तब रखा हुआ कल्पा। ये नहीं कल्पा कुछ अच्छा रखती है अपना जगह। दिल्ली तक तो नहीं, चंडीगढ़, सोलन, कुन्यार, ऐसे जगह में गई। सब भगवान मानते हैं। कभी कभी किसी जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके नज़ारे नहीं, बल्कि वो लोग होते हैं जो आज भी इस कहानी को जिंदा रखे हुए हैं। कल्पा की खामोश गलियों में घूमते घूमते मुझे बार बार एक नाम सुनाई दे रहा था, रोलानी। पहले मुझे लगा ये अभी पहाड़ों की किसी और कहानी का हिस्सा होगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि रोलानी कोई कहानी नहीं, कल्पा की धड़कन है। ये उन लोगों की यादें हैं जो आज भी अपनी जड़ों को संभाल कर रखे हुए हैं। और शायद इसीलिए रोलानी सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, कल्पा की रूह है। कल्पा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पहाड़ों के बीच गूंजते गीत, रंग बिरंगे कपड़े और रोलानी का वो डांस, सब कुछ इतना खूबसूरत था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, आखिर इस मास्क के पीछे कौन सी कहानी छुपी है? और तब मेरी मुलाकात हुई सुभाष से, एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ रोलानी को देखते नहीं, उसे जीते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम बना था 2024 में, तो मुझे ये सौभाग्य मिला था कि ये चीज़ बनने का। तो मैं फ़र्स्ट टाइम लाड़ा बना था, जो हमारे यहाँ कल्पा में एक फ़ेस्टिवल होता है, रावलानी फ़ेस्टिवल। तो जो पहाड़ों से जो परियां आती हैं उनको खिलाना होता है, जो उनको खुश करके वापस भेजना होता है। तो उसी चीज़ के लिए जो ये रावलानी फ़ेस्टिवल मनाया जाता है, ये 5 दिन का होता है।
तो मैं बना था, तो जो मेरा एक्सपीरियंस था ये बनने का, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे बन के। और मैं ये भी सोच रहा था कि बस कुछ गलतियाँ ना हो, मैं अच्छे से जो परियां हैं उनको अच्छे से खुश करूं और मुझसे कुछ गलतियां ना हो। तो मेरा फ़ील यही था। और जब डांस कर रहा था, जो नाच रहा था मैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम। तो मुझे अलग सा फ़ील हो रहा था कि मैं अपने में ही मगन हो चुका हूँ जैसा नाचते हुए। जो मैंने पहना था, ज़ेवर वगैरह जो भी पहना था, तो वो मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैंने इतने सारे ज़ेवर पहने थे। और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं जैसा नॉर्मल जो ड्रेस होता है हमारा, जैसे ऐसी जो कपड़े पहना है, बस उसी में ही नाच रहा हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं। मगर उसमें ऐसा होता है कि चेहरा ढका होता है, तो उस टाइम मतलब फेस दिखता नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा था लोग मुझे भी देख रहे हैं, तो ये फ़ील हो रहा था मुझे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था जो ये रावला बन के मुझे। जो भी है ये रावलानी फेस्टिवल में ना, ये 3 कैरेक्टर्स बनते भैया। जैसे लाड़ा हो गया, लाड़ी हो गए और एक पुंतलू। जो पुंतलू लोग होते हैं उनका मेन लीड होता है इसमें। उनके बगैर जो ये फेस्टिवल है वो कंप्लीट नहीं होता है भैया। जो मास्क लगा के होते हैं, जो मास्क मैन होते हैं ना, जो मास्क वगैरह लगा के आते हैं, जो फ़नी से मतलब एक्ट करते हैं उधर, तो वो होते हैं पुंतलू। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे समझ आया कि रोलानी को सिर्फ देखा नहीं जा सकता, उसे महसूस करना पड़ता है। क्योंकि जब सुभाष मास्क पहनते हैं तो वो सुभाष नहीं रहते, वो कल्पा की सदियों पुरानी कहानी बन जाते हैं। कल्पा की गलियों में हर मोड़ पर कुछ नया था। लकड़ी की पुरानी दुकानें, ठंडी हवा और पहाड़ों की खामोशी। तभी मेरी नजर पड़ी एक छोटी सी मोमो शॉप पर। ना कोई बड़ी नेम प्लेट, ना कोई शोर, बस ताजे आटे की खुशबू। मैं देखता रहा कैसे आटे का एक छोटा सा टुकड़ा धीरे धीरे मोमो का रूप ले रहा था। कुछ देर बाद चूल्हे से निकलती हुई गरम भाप के साथ मोमोज तैयार थे। लेकिन इस शॉप की सबसे खूबसूरत चीज मोमो नहीं थी, बल्कि वो इंसान थी जो मुस्कुराते हुए लोगों को सर्व कर रही थी। तब समझ आया कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना जरूरी नहीं। कभी कभी एक टीचर होकर और एक गरम प्लेट मोमोज सर्व करके भी किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई जा सकती है। गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं छोटा सा ढाबा चलाती हूँ। इसका नाम है निकी सिस्टर। और यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, मोमो, चाउमीन, थुप्पा, सिट्टू। आपको जो भी खाना हो आपको फ्रेश मिलेगा, बिल्कुल बासी नहीं मिलेगा। मैं भी फ्रेश सब कुछ रेडी करती हूँ। कल्पा की कहानी मुझे ले आई एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ इतिहास नहीं, आस्था भी जिंदा है। मेरे सामने खड़ा था सदियों पुराना कल्पा फोर्ट, लकड़ी और पत्थर से बना हुआ, जिसने सदियों को गुजरते देखा है। इसकी दीवारें खामोश जरूर हैं, लेकिन अगर ध्यान से सुनो, ये आज भी पुरानी कहानियां सुनाती हैं, आस्था की, त्याग की और उस शक्ति की जो आज भी इन पहाड़ों में जिंदा है। लेकिन फिर मेरी नजर उस तरफ गई जहां हिमालय आसमान को छूता हुआ लग रहा था। किन्नौर, कैलाश, महाकाल का घर। और तब मुझे एहसास हुआ कि कल्पा सिर्फ एक गांव नहीं, यह शिव और शक्ति की भूमि है। कल्पा की सबसे खूबसूरत बात सिर्फ उसके पहाड़ नहीं है,
बल्कि यहाँ के लोग हैं। यहाँ धर्म दीवारें नहीं बनाता, यहाँ धर्म लोगों को जोड़ता है। एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की प्रार्थनाएं। और शायद इसीलिए कल्पा में भगवान शिव भी हैं और भगवान बुद्ध भी। कल्पा सिर्फ एक जगह नहीं, ये वो कहानी है जहां अलग अलग प्रार्थनाएं एक ही आसमान के नीचे साथ साथ उड़ती हैं। बादल हिमालय की चोटियों को छुपा रहे थे, लेकिन इन बच्चों के सपने आज भी आसमान को छू रहे थे। न कोई स्टेडियम, न हजारों लोगों की भीड़, बस एक खुला मैदान, कुछ दोस्त और उनके सामने खड़ा पूरा हिमालय। सफर के दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसी आंटी से हुई जिनके हाथ सिर्फ धागे नहीं, एक पूरी परंपरा बुन रहे थे। हर धार के साथ जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जिंदा हो रही हो। आज की दुनिया मशीनों से चलती है, लेकिन कुछ कहानियां आज भी इंसान के हाथों से लिखी जाती हैं। हाँ जी, मैं खुद बनाया ये शॉल है। ये शॉल है तो कम से कम महीना भी लग जाते हैं। ये शॉल मफलर तो बनता है ठीक से, ये शॉल है तो महीना से भी ऊपर लगता है। ये शॉल है ये। तब समझ आया, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग अपने हाथों से उसे रोज जिंदा रखते हैं। मैंने इन रास्तों को देखा, इन मंदिरों को महसूस किया, इन त्योहारों की धड़कन सुनी और इन लोगों की मुस्कुराहट में एक पूरी दुनिया देखी। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था जैसे इस कहानी का एक पन्ना अभी भी मुझसे छुपा हुआ है। और तब मेरी मुलाकात हुई एक अंकल से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन कहानियों के बीच गुजारी। बेटा ऐसा था, ये आज़ादी से पहले इसका नाम कल्पा नहीं था, इसका नाम था चिने। चिने मीन्स इसको जब हिंदी में प्रोनाउंस करते थे तब इसको चीनी कहा जाता था। तो जैसा ही देश आज़ाद हुआ तो यहाँ जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर आए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि पास में 108 किलोमीटर पर चाइना है, तो इसका नाम जब चीनी होगा तो आने वाले समय में ये कोई प्रॉब्लम आ जाएगी गवर्नमेंट ऑफ चाइना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तब इन्होंने इसका एक नामकरण किया, वो है कल्पा। हालांकि अभी भी जितने रेवेन्यू में हमारे रेवेन्यू जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें चीनी ही उप तहसील है। यहाँ ये शिवलिंग है, ये साक्षात शिव का वास है, शिव का रूप है। तो हमारे यहाँ लोकल मान्यता ये है कि स्पेशली विंटर्स में, सर्दियों में शिव यहाँ पार्वती के साथ वास करते हैं। तो तभी इसका नाम शिवलिंग, किन्नर कैलाश, किन्नर शिवलिंग इसका नाम रखा गया। साथ में मोनेस्ट्री है, ये 956-7 AD का बना है। आप ये समझे कि ये मोनेस्ट्री ही 1400 साल पुराना है। तो ये हमारे जो टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स कई हजार साल पुराने। सिंस यहाँ लैंग्वेज रहा नहीं है, यहाँ डायलेक्ट रहा है, तो इन राइटिंग में ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है। तो हमें ये कहा गया था कि ये काफ़ी पुराने ज़माने में यहाँ से पलायन करके कोठी चली गई और यहाँ पर ये जो नारायण जी हैं उनको उन्होंने वो कर दिया, एस्टेब्लिश किया था। परंतु जब ये विलियम सिम्पसन ये 1864 में यहाँ आया, जब इसने ये पेंटिंग की तो ये पूरा राज खुल गया। 1864 में देवी जी यहीं थे, इसी मंदिर में।
तब हमें ये पता लग रहा है अब ये 1889 या 90 के आसपास ये यहाँ से कोठी चली गई थी। तो ये है एक जीता जागता एक पेंटिंग कम है पर फोटोग्राफी ज़्यादा है। इतना साफ सुथरा कैसे हम रहते थे, हमारे पैरों में यहाँ देखो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के पैरों में जूते तक नहीं है, और हमारे पहनावा जो है तो काफ़ी हद तक हमारी गरीबी दर्शाता है। तो उस अंग्रेज़ को जो दिखा उसने वो वहाँ पर उसने पेंटिंग किया और आज ये हमारे सामने। सफर खत्म हो गया था लेकिन कहानी नहीं, क्योंकि कुछ जगह हमसे विदा नहीं लेती, वो चुपके से हमारे अंदर रह जाती है। और मेरे अंदर आज भी एक गांव बसा है जिसका नाम है कल्पा।